चलिए जी बच्चे, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने 24 अप्रैल तक के ट्रांजैक्शंस को कवर कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अब हम आगे शुरू करेंगे। सो लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट फॉर जर्नल क्विकली। बच्चे एक लेक्चर और लगेगा आज के बाद टू फिनिश दिस जर्नल। सो आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है, राइट। दो लेक्चर हो गए हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। मे बी 2 more classes to finish this today and 1 more. क्या नाम था? जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ रोनित, आई थिंक। व्हाट वाज द ओनर्स नेम? लेट मी चेक। बच्चों क्या नाम था? यस, मिस्टर रोनित। तो ध्यान से सुनेंगे। क्विकली फॉर्मेट बनाए मेरे साथ। ऑनलाइन बच्चों कोई दिक्कत है तो चैट विंडो में कम्युनिकेट करना। सो 24 अप्रैल तक कवर्ड है। लास्ट 24 जितना हमारा वीडियो में है वो अपलोड हो जाएगा, मे बी 1 or 2 days में अपलोड हो जाएगा लास्ट वाला क्लास। ओके, स्टार्टिंग विद 26। बच्चों यहाँ पे अप्रैल होना चाहिए था, कुछ टाइपो एरर हो गया, कोई बात नहीं। लोन रीपेड इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट। बच्चों हमने एक लोन लिया हुआ था, आप देखें हमने पहले एंट्री किया, आप अपनी बुक चेक करें। लोन कौन सी डेट पे लिया था? यस। सो टुक अ बैंक लोन ऑफ 50,000 और अब आपको बोला है कि आपने ये रीपे कर दिया 10% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। सो 50,000 का लोन 10% के इंटरेस्ट के साथ अगर आप रीपे करते हैं, पहले जब आपने लोन लिया था तो ये एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लिखना नहीं, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए। सो दिस इज द एंट्री विच इज ऑलरेडी पास्ड इन बुक्स 21st को। नाउ यू आर रीपेइंग, राइट। ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब कम हो जाती है तो डेबिट हो जाती है। सो बैंक लोन रीपे होगा तो वो डेबिट हो जाएगा 50 से। 10% का इंटरेस्ट जो है वो आपका एक्सपेंस है बच्चों। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है एज पर रूल्स टू बैंक। आप पे करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट विल बी क्रेडिटेड। साथ के साथ नोट करेंगे बच्चों, बीइंग बैंक लोन रीपेड, करेक्ट। आई विल रेज दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सॉरी, 27th पेड कमीशन टू मिस्टर वाई। देखिए जब भी किसी एक्सपेंस की बात होती है हम नाम को इग्नोर करते हैं, ये सिखाया गया। तो कमीशन बीइंग एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। पेमेंट करी कैश से, एसेट कम हो गया क्रेडिट। सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चों इग्नोर मिस्टर वाई, रीजन बीइंग जब भी हम किसी एक्सपेंस की बात करते हैं वहां पे नाम की कोई जरूरत नहीं है। कमीशन वर्ड इज इंपॉर्टेंट, नॉट वाई। सो कैश, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1500। नरेशन में आप लिख सकते हैं बंदे का नाम, बीइंग कमीशन पेड टू वाई। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट। ऑनलाइन बच्चे एक बार मुझे बताना आवाज सही से आ रही है, चैट विंडो में कम्युनिकेट करें। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? स्क्रीन और सब ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो चैट विंडो में बताना। ओके, आगे चलते हैं। कमिंग टू 29th। ओह नो सॉरी, आई मिस्ड दिस। 28th, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। 28th का ट्रांजैक्शन रीड करो बच्चों। अ डेटर मिस्टर ऋतिक ऑफ 10,000 हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। देखिए आपका एक डेटर था, आपको 10,000 रुपए उससे लेने थे और बोला है कि 50 पैसे इन अ रूपी रिकवर हुआ, यानी 1 रुपए में से 50 पैसे अगर रिकवर हुए, सो 10,000 रुपए में से कितना रिकवर हुआ? 5,000 रुपए, करेक्ट। सो यू कुड रिकवर 5,000 एंड यू कंप्लीटली लॉस्ट 5,000। ये पैसे डूब गए। उसने मना कर दिया देने से कि नहीं भैया मैं नहीं दे सकता। ठीक है, नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं भाई, हम अपनी बुक्स में लॉस लिख लेंगे। ठीक है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे? जो पैसे मिले
वो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश मिला, एसेट बढ़ा, बिजनेस में डेबिट। जो उसने मना कर दिया इंसॉल्वेंट होने के कारण, ही कुड नॉट पे, सो बैड डेट्स, जो पैसे वो नहीं दे पाया वो हमारा लॉस है, लॉस या एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। टू ऋतिक, अब ये ऋतिक क्यों क्रेडिट हुआ, देखिए बच्चे ये हमारी बुक्स में डेटर रिकॉर्डेड था, यानी डेबिट बैलेंस था इसका। जब आपने इसको सामान बेचा होगा आपने एंट्री की होगी ऋतिक टू सेल्स, यानी ये हमारा एसेट था। अब ये एसेट खत्म हो गया, कैसे खत्म हुआ, 5,000 रुपए आ गए और 5 मना हो गए कि नहीं आएंगे, सो दैट्स हाउ योर डेटर इज क्लोज्ड। ठीक है, तो एसेट जब घटता है तो क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऋतिक क्रेडिट हो गया। ध्यान से सुने कि ऋतिक का अकाउंट आप बुक्स में क्लोज कर चुके हैं। पहली एंट्री हुई ऋतिक टू सेल्स, अब आप एंट्री कर रहे हैं कैश बैड डेट टू ऋतिक। ये आगे काम आएगा इसलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि ऋतिक का अकाउंट क्लोज हो गया। बीइंग डेटर ऋतिक डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50% रिकवर्ड, 50% पैसे रिकवर कर पाए हम। आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट 29th ऑफ अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बच्चे। सो ये कह रहा है कि आपका एक एम्प्लॉय था रमन, जो ट्रैवलिंग पर्पज से बाहर गया ऑफिस के ही काम से, और आपने उसको 10,000 रुपए का एडवांस देके भेजा है। Raman, an employee, took an advance for traveling purpose of ₹10,000. ओके, मान लेते हैं मेरा कोई एम्प्लॉय अगर बाहर जा रहा है मेरे ही काम से, तो दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको पहले ही पैसे दे के भेज दूं कि ले भैया ये ले जा, जो भी खर्चा होगा आके हिसाब दे दियो। दूसरा ऑप्शन है कि वो चला जाए अपनी पॉकेट से खर्च कराए, मैं आने के बाद दूं उसको। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन लिया गया है कि जाने से पहले ही उसको पैसे पकड़ा दिए गए कि तुम ये पैसे ले जाओ, आके हिसाब दे देना। ठीक है, सो जब आप उसको एडवांस में ही पैसे दे रहे हैं आपके लिए एसेट हो गया, आपको बाद में नहीं देने पड़ेंगे, राइट। सो एडवांस फॉर ट्रैवलिंग इज योर एसेट। अभी आपको नहीं पता ट्रैवलिंग में कितना खर्चा होगा, तो आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट नहीं कर सकते। एडवांस फॉर ट्रैवलिंग टू कैश, दिस इज अ टेम्पररी एसेट विच विल बी लेटर क्लोज्ड। सो कितने रुपए दिए हमने, 10,000। एडवांस फॉर ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दिस बीइंग एसेट एंड दिस इज आल्सो एसेट विच इज रिड्यूसिंग, सो बीइंग एडवांस गिवन टू एम्प्लॉय फॉर ट्रैवलिंग। बच्चे अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्या लिखा है चैट विंडो में, जस्ट लेट मी चेक। मैम, व्हाई इज इंटरेस्ट डेबिटेड? Okay, you are talking about this transaction. Why is interest debited? So बच्चे आपने जो सवाल पूछा कि इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया, तो इट इज नॉट इनकम। आप लिख रहे हैं कि ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। आप किसी से बैंक लोन लेते हैं फिर उसको बढ़ा के पे कर रहे हैं, तो आपके लिए इनकम कैसे हुई? 50,000 का लोन लेके 55,000 आप पे कर रहे हैं, 5,000 इज योर एक्सपेंस। इनकम है लेने वाले के लिए, जो ये इंटरेस्ट आपसे ले रहा है बैंक, लेकिन आपके लिए एक्सपेंस है बच्चे। आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप चैट विंडो में बताएं। इफ इट इज क्लियर से यस मैम। ओके, व्हाट यू आर राइटिंग, लेट मी चेक। गॉट इट, यू थॉट, ओके फाइन, नाउ इट इज क्लियर, ग्रेट। ठीक है बच्चे, सो दिस बीइंग योर एक्सपेंस इट इज डेबिटेड, इट इज इनकम फॉर द बैंक नॉट फॉर यू। ओके, चलिए ये ट्रांजैक्शन हो गया। आपका एक एम्प्लॉय बाहर जा रहा था, आपने उसको एडवांस पैसे देके भेजा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोला है रमन केम बैक फ्रॉम द ऑफिशियल ट्रिप एंड ही सबमिटेड बिल्स ऑफ 9,000 एंड रिटर्न्ड 1,000 रुपीज। आपका ये एम्प्लॉय जो बाहर गया था 9,000 रुपए खर्च करके आ गया, 1,000 रुपए उसने आके वापिस दे दिए कि ये लो 1,000 रुपए बच गए। तो now you clearly know that traveling expenses amounted to 9,000. अब आप उसे डेबिट कर सकते हैं। So traveling expense account debit, कैश
कैश अकाउंट डेबिट जो आपको वापस मिल गया टू दिस टेम्पररी एसेट, नाउ यू विल क्लोज दिस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए 9,000 के, 1,000 रुपए हमें वापस मिल गए अपने एम्प्लॉय से, 10,000 हमने उसको एडवांस दिया था। बच्चों अगर आप इन दो एंट्री का एनालिसिस करेंगे, देखिए कुछ करना मत, मैं सिर्फ समझाने के लिए, आपको अपनी नोटबुक में ऐसे कट नहीं करना है। एडवांस फॉर ट्रैवलिंग डेबिट हुआ 10,000, फिर क्रेडिट हो गया, कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये तीन चीजें बची हैं, टू कैश 10,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 9,000, कैश डेबिट। कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ 10, डेबिट हुआ 1, तो यहाँ पे 9,000 बच गया, ये खत्म हो गया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, राइट। सो नाउ योर फाइनल एंट्री इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश। 9,000 का जो खर्चा हुआ वो डेबिट हो गया, कैश उतना ही क्रेडिट हो गया। लेकिन होगा ये दो हिस्सों में, आप मर्ज नहीं कर सकते, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन के इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो अल्टीमेट इफेक्ट विल बी ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश 9,000, करेक्ट। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको सॉल्व करते हैं, एज इन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन बट स्टिल विल सॉल्व, ठीक है। एक्स्ट्रा इस शीट से एक्स्ट्रा एक चीज को करने की कोशिश करते हैं। व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, ओके। यहाँ पे आपको बोला है कि आपका एम्प्लॉय आया और उसने कहा कि 9,000 का खर्चा हो गया, 1,000 रुपए वापिस ले लो। अगर स्थिति कुछ और होती कि वो ट्रिप से आया, उसने कहा कि खर्चा 11,000 रुपए का हो गया, he said that total traveling expenses amounted to 11,000. If traveling expense is 11,000, then what? 9,000 की जगह 11,000 का खर्चा करके अगर वो आता, तब एंट्री क्या होती वो देखते हैं। देखिए हम पहले एडवांस उसको दे चुके हैं, ये वाली एंट्री चेंज कर रहे हैं हम, ये तो सेम रहेगी, इस सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं। सो दिस एंट्री इज ऑलरेडी पास्ड, एडवांस फॉर ट्रैवलिंग टू कैश इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक्स। नाउ ही केम बैक एंड ही सेड कि 11,000 का खर्चा हुआ, सो आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 11,000 से, जो पैसे आप ऑलरेडी दे चुके हैं वो आप रिवर्स कर दीजिए, इट वॉज अ टेम्पररी एसेट। अब देखिए आपका कोई एम्प्लॉय आपके बिहाफ पे बिजनेस के काम से बाहर जा रहा है, अगर वो ज्यादा खर्चा करके आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके पैसे लौटाएं, ठीक है। तो अगर उसने 1,000 रुपए पॉकेट से लगाए हैं तो इट्स योर ड्यूटी टू रीइम्बर्स। सो अब हम उसे 1,000 रुपए देंगे, सो टू कैश। पहले उसने हमें आके लौटाए थे 1,000 रुपए, तो कैश डेबिट हो गया, अब हम उसे देंगे कि ले भैया तेरे 1,000 रुपए पॉकेट से लगे, तू ले ले। सो अगर यहाँ 9,000 की जगह ज्यादा खर्चा करके आया होता तो ये इस तरीके से एंट्री होती। आप लिख ले इसको भी ऐसे एस्ट्रिक मार्क लगा के लिख ले, इफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 11,000 देन व्हाट। सो यहाँ पे ऐसे एंट्री पास होगी। आपको दोनों सिचुएशन पता होनी चाहिए कि पैसे बचा के ले आया तो क्या होगा, ज्यादा खर्च करके आ गया तो क्या होगा। फटाफट नोट करें, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, now we are on third May. Purchased a machinery worth 10,000 and paid 500 for installation. Mark this as important, ये transaction important है, okay? Okay, 3rd May purchased a machine worth 10,000 and paid 500 for its installation. बच्चे यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि 10,000 की मशीन खरीदी, 500 रुपए इंस्टॉलेशन दिया, लेकिन इसकी अलग अलग एंट्री नहीं होगी। एंट्री सिर्फ एक होगी, मशीनरी टू कैश। कैश में पे हुआ है ना, यस। सो मशीनरी टू कैश। अब ऐसा क्यों किया मैम? ऐसा इसीलिए किया बच्चों, हमने जब चैप्टर 2 पढ़ा था, सॉरी चैप्टर 3, जब प्रिंसिपल्स पढ़े थे हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसमें बताया गया था कि जब तक कोई एसेट पुट टू यूज ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एसी खरीद के लाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल यू बॉट 30,000 का एसी एंड यू आर स्पेंडिंग 1,000 रुपीज ऑन इंस्टॉलेशन,
सो योर एसी इज कॉस्टिंग यू 31 नॉट 30। जब तक वो एसेट इस्तेमाल होना शुरू ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे उस कॉस्ट में ऐड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 500 रुपए का इंस्टॉलेशन अलग नहीं लिखा जाएगा। सो बीइंग मशीन बॉट एंड इंस्टॉलेशन पेड। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर कैरेज भी दिया होता, ऐसा बोला होता कि आपने 10,000 की मशीन खरीदी, 500 रुपए किराया लग गया, 500 रुपए इंस्टॉलेशन लग गई, तो आप एंट्री करते मशीन टू कैश 11,000, उसमें अलग अलग कैरेज इंस्टॉलेशन नहीं लिखना है। आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट till it is put to use। till it is put to use are added to cost of asset। ये नोट लिख लें बच्चों, आपको इजी रहेगा, आगे कभी रेफर करेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैम ने 500 रुपए अलग से क्यों नहीं लिखे। All expenses incurred on fixed asset till it is put to use are added to the cost of asset। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, किराया हो सकता है, इंस्टॉलेशन हो सकती है, अगर कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदा है तो उसके ओवरहॉलिंग चार्जेस हो सकते हैं, एनीथिंग, बट टिल द एसेट इज पुट टू यूज whatever you spend will be added to cost। I hope this much is clear। Moving forward, 5th of May। Okay, purchased goods from Mr. Raj worth rupees 10,000 at 10% TD, 2% CD, paid the amount immediately। आपने मिस्टर राज से सामान खरीदा है 10,000 रुपीज का, मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग भी बनाती हूँ। 10,000 रुपीज का सामान खरीदा, 10% TD 1,000 रुपए, एक्चुअल परचेज प्राइस हो गई 9,000। बच्चों ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ये थ्योरी पार्ट में समझाया गया आपको। सो हमारे लिए परचेज वैल्यू 9,000 हो गई, क्योंकि हमने अमाउंट को इमीडिएटली पे किया, हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिला, मतलब 9,000 का 2% 180 रुपए, तो हमने एक्चुअल पेमेंट की होगी 8820। एम आई करेक्ट? वी पेड 8820। अब एंट्री कैसे होगी? देखिए परचेज तो 9,000 रुपए से डेबिट होगा क्योंकि हमने उसी रेट पे खरीदा है। कैश कितना पे किया हमने? 8820। जो हमें डिस्काउंट मिला हमारा फायदा हो गया। इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, डिस्काउंट रिसीव्ड 180 रुपीज। नरेशन खुद लिखना, वर्किंग नोट मैंने बना दिया, आप लिख ले कि कैसे आया ये अमाउंट। इमीडिएट पेमेंट करने से हमें जो कैश डिस्काउंट मिला वो बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। चलिए इतना नोट करेंगे क्विकली, देन मूविंग फॉरवर्ड। अब बच्चों ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। 10th of May बच्चों यहां बोला है मिस्टर ऋतिक पेड हाफ द अमाउंट विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। देखिए पहली एंट्री आपने करी ऋतिक टू सेल्स 10,000, फिर जब उसने पैसे देने से मना कर दिया और आधे पैसे दे दिए तब हमने क्या एंट्री करी? देखो हम स्क्रॉल करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स डेबिटेड टू ऋतिक। लेट मी मूव टू दैट ट्रांजैक्शन जो हमने अभी, यस ये रहा 28 अप्रैल, कैश बैड डेट्स टू ऋतिक। देखिए पहले ऋतिक डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हुआ, कहने का मतलब ऋतिक क्लोज। अब हमारी बुक्स में ऋतिक नाम का कोई डेटर नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन कुछ दिन बाद वो आके पैसे दे गया, मे भी उसके पास पैसे आ गए या जो भी कारण रहा, तो ही केम बैक एंड ही सेड कि भाई आपके जो मैं 5,000 रुपए नहीं दे पाया था अब मैं आपको लौटा रहा हूं। अब क्या एंट्री करें? सो ट्रांजैक्शन रीड करें, मिस्टर ऋतिक पेड हाफ द अमाउंट विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड। तो हमने कितना अमाउंट बैड डेट्स राइट किया था? 5,000। इसका आधा अमाउंट उसने पे कर दिया, उसके पास कुछ पैसे आए होंगे तो ये केम के भाई चलो आप पैसे ले लो। अब एंट्री क्या करेंगे?
ध्यान से सुनेंगे, इसके आधे पैसे आए हैं यानी 2500 रुपए, 2500 रुपीज, ठीक है बच्चे। तो जो हमारे बिजनेस में आया कैश वो डेबिट हो जाएगा, बीइंग एसेट कैश इंक्रीज हो गया, बीइंग एसेट इट विल बी डेबिटेड, सो 2500। अब बच्चों यहाँ पे ना जनरली जो गलती की जाती है वो होती है कि बच्चे एंट्री करते हैं कैश टू ऋतिक 2500, बट दैट इज रॉन्ग। हम यहाँ लिखेंगे कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड 2500। देखिए अगर आपने गलती से भी यहाँ पे ऋतिक लिख दिया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा बुक्स में, आप ये समझिए, ध्यान से समझिए कि ऋतिक लिखने से क्या हो जाएगा। आपने सबसे पहले एंट्री करी ऋतिक टू सेल्स 10,000 रुपए, फर्स्ट एंट्री। दूसरी एंट्री आपने बैड डेट्स की कर दी कि भाई मेरे तो आधे पैसे डूब गए, आधे आ गए, सो कैश बैड डेट टू ऋतिक, ये दो एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5,000 5,000 10,000, देखो ये दो एंट्री ऑलरेडी बुक्स में है, यानी ऋतिक नाम का डेटर क्लोज हो चुका है। अब अगर आपने यहाँ पे कैश टू ऋतिक कर दिया तो ये लायबिलिटी बन जाएगा आपकी। कहने का मतलब आपको कैश मिला एंड ऋतिक ने आपको दिया, किस नाम से दिया पता नहीं, तो ऋतिक का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा बच्चों बुक्स में। अब क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि ऋतिक नाम का कोई डेबिट एंट्री तो थी नहीं बुक्स में। अगर आप यहाँ ऋतिक लिख देते हैं गलती से, सो नाउ ही इज कन्वर्टेड इनटू योर लायबिलिटी, उसमें क्रेडिट बैलेंस दिखेगा कि ऋतिक को पैसे लौटाने हैं, जबकि ऐसी स्थिति है नहीं, राइट। सो यहाँ पे गलती से भी ऋतिक मत लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप इस एसेट को लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये एसेट ऑलरेडी बुक्स में से क्लोज कर दिया जा चुका है। सो सिंपली कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, इसको इस तरीके से समझे कि ये एक अनएक्सपेक्टेड इनकम है, जिसको आपने मान लिया था कि पैसे डूब गए नहीं आएंगे, आपने उसको बैड डेट्स लिख के खत्म कर दिया था, एंड नाउ यू रिकवर्ड, दिस इज योर अनएक्सपेक्टेड इनकम विच इज credited, being amount written off as bad now recovered। ये ऐसा सा है कि हमने मान लिया था कि हमें ये चीज मिलने ही नहीं वाली और एकदम से आ जाए तो खुशी होती है ना, उस टाइप का है, ठीक है। और इससे एक स्टोरी याद आई, लाइक आई वॉज इन 8th और 9th, तो हमारे स्कूल में ना टूर था, माउंट आबू का टूर था। तो हुआ क्या कि लाइक मेरे फादर थोड़ा सा अलाउ नहीं करते थे बाहर जाने को गर्ल्स को, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम थी भेजने में, बट वो थोड़ा सा यू नो क्या बोलते हैं, फादर्स थोड़े से ऐसे रहते हैं डॉटर्स को लेके, उन्होंने आउट राइटली मना कर दिया कि बेटा तुम नहीं जाओगे। ठीक है चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं जाने मिलेगा। सो वन फाइन डे, डोंट नो, लास्ट डे था पेमेंट का स्कूल में, सम 800 रुपीज वर टू बी पेड। तो लास्ट डे था एंड ही केम, कहते लो बेटा 800 रुपये ले जाओ। तो जिसको मैंने मान लिया था कि कभी नहीं होने वाला, उस दिन वो पूरा हो गया था। ये वैसा सा स्टोरी है, पता नहीं उनको क्या हुआ, शायद उनके कोई फ्रेंड की डॉटर भी जा रही थी उस ट्रिप पे, तो दैट्स हाउ यू नो ही अलाउड मी टू गो, कि चलो वो जा रही है आप भी चले जाओ। मेरे को याद आ गया कि ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, जिस चीज को तुम मान चुके थे तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और एकदम से मिल जाए। आई होप अब याद रहेगा बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है। चलिए जी, वैसे बहुत रेलेवेंट नहीं था पर मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। एनीवेज मूविंग नेक्स्ट, यस 15th of May, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 500। बैंक चार्जेस आपका खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। बैंक चार्जेस 500 टू बैंक। बैंक क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि बैंक को जब चार्जेस लेने होते हैं वो सिंपली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। बच्चे घर पे नहीं आता मांगने के, लाओ 500 रुपए दो। So what bank will do? It will simply deduct from your bank balance. So that's how, मतलब बच्चे पूछते हैं कि मैम बैंक चार्जेस है तो फिर कैश में भी तो पे कर सकते हो, नहीं पे कर सकते, बैंक बैलेंस से डिडक्ट होते हैं। इसलिए मेरा बैंक नाम का एसेट कम हो गया, क्रेडिट, बैंक चार्जेस बीइंग एक्सपेंस दे आर डेबिटेड। सिंपल है, बीइंग
बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। आगे चलते हैं। 17 मई, sold goods and received a check of 10,000। ओके, आपने कोई सामान बेचा और आपको बदले में चेक रिसीव हो गया कि ये चेक ले लो। अब देखें, चेक रिसीव हुआ है, उसके नेक्स्ट डे उसकी डिपॉजिट की भी एंट्री है, डिपॉजिटेड द चेक रिसीव्ड ऑन 17 में। यानी जब तक डिपॉजिट नहीं हो जाता हम एक टेम्पररी एसेट क्रिएट करेंगे चेक इन हैंड नाम से। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। जब हम इसे डिपॉजिट कर देंगे तब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बच्चों ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हमें चेक रिसीव होता है अपने आप बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाता। मान लो आप मुझे फीस पे करते हैं चेक के थ्रू, तो अगर मैं वो चेक पर्स में लेके घूमती रहूं तो थोड़ी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नहीं। सो अनलेस एंड अंटिल इट इज डिपॉजिटेड योर बैंक बैलेंस वोंट इंक्रीज। यहाँ पे अभी हमें चेक रिसीव हुआ है, अगले दिन डिपॉजिट होगा तब हम बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक। Now you deposit in the bank and your bank balance will increase. On which date you deposited? 2 days later, 19th. Okay, so now आप बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्लोज दिस टेम्पररी अकाउंट विच यू ओपनड 2 days बैक। आपने ये चेक जाके बैंक में जमा करा दिया। बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, ग्रेट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बच्चों अब यहां पे ना एक चीज मुझे डिस्कस करनी है आपसे जो इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एक ट्रांजैक्शन पढ़ा था बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो क्योंकि वो बैंक चार्जेस वर्ड था आपको समझ में आ गया कि भाई ये मेरा एक्सपेंस होगा, मैंने डेबिट कर दिया, बैंक चार्जेस डेबिट और मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब सवाल उठता है कि मैम इंटरेस्ट तो इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है, मैं कैसे समझूं कि ये इनकम है या एक्सपेंस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लेट मी राइट द आंसर देन आई विल एक्सप्लेन। ये इनकम है बच्चों, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट आपकी इनकम है। सेविंग अकाउंट पे जैसे आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, सो इस तरीके से आपके बैंक बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिला है 100 रुपए का, राइट। I was supposed to discuss that here only, but I was waiting for this ताकि आप कंपेयर कर पाए। Being interest credited by bank। बच्चों अब आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, सो फुल अटेंशन, ओके। अब ये डेबिटेड और क्रेडिटेड का चक्कर क्या है इसको समझो। मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट इरेज करती हूँ। देखिए अगर आप अगर मान लो बैंक अकाउंट है आपका या पेरेंट्स का, तो होगा ही ऑब्वियसली। अगर आपका बैंक अकाउंट है या आपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट के मैसेजेस कभी चेक किए हो, सो अगर मान लो कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उनके अकाउंट में जब भी सैलरी आती है आप मैसेज चेक कीजिएगा, ऐसा लिखा होता है योर अकाउंट नंबर सो एंड सो इज क्रेडिटेड विथ रुपीज। मान लो अगर 60,000 रुपए की सैलरी आई, 60,000, ठीक है। अगर आप लोग भी मुझे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कभी भी बच्चे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, सो मेरे को मैसेज आता है योर अकाउंट नंबर सो एंड सो इज क्रेडिटेड, और वो किसने पैसे दिए वो लिखा होता है विद दिस मच अमाउंट। बच्चों अब यहाँ पे ना एज ए स्टूडेंट आपके मन में डाउट आना चाहिए कि मैम आपने हमें अकाउंटिंग के रूल्स पढ़ाए थे, अकाउंटिंग के रूल्स क्या बोल रहे थे
कि बैंक बैलेंस आपका एसेट है, वो जब बढ़े तो डेबिट कर देना, घटे तो क्रेडिट कर देना। दिस इज व्हाट यू आर टॉट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि बैंक बैलेंस जो होता है हमारा एसेट होता है। एसेट का रूल क्या होता है बच्चों? डेबिट करो इंक्रीज, क्रेडिट करो डिक्रीज। ये रूल हमने पढ़ा है। अब सवाल उठता है कि मैम जब भी हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो उल्टा मैसेज आता है, ऐसा आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और जब हम पे करते हैं, जैसे मान लो आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो अमेजोन से या मिंत्रा से, मे बी स्विगी से कुछ ऑर्डर किया हो, जोमेटो से, तो आपको पता होगा कि जब भी बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, डिडक्ट होते हैं, तो आपको मैसेज आता है बैंक से योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, ऐसा मैसेज आता है। डेबिटेड आता है डिक्रीज के लिए और क्रेडिटेड आता है इंक्रीज के लिए। तो बच्चे सवाल उठता है कि मैम ये तो उल्टा हो रहा है। आपने तो पढ़ाया था कि बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है, तो व्हाई दिस इज रिवर्सल? सिचुएशन उल्टी क्यों है यहाँ पे? आप देखिए दो ट्रांजैक्शन, यहाँ पे था बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस लगाए यानी बैंक बैलेंस कम हो गया, कम हो गया तो क्रेडिट होना चाहिए था, डेबिट क्यों हो रहा है? और दूसरी सिचुएशन इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड है तो मतलब डिक्रीज है, तो आपने क्यों इनकम की एंट्री करी? ये दो चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना? तो अब आप ध्यान से सुने कि है क्या ये सिचुएशन, ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैम गलत नहीं सिखा रही। आपको लग रहा होगा अच्छा अच्छा मैम उल्टा पढ़ा दिया, नहीं उल्टा नहीं पढ़ाया है बच्चे, ध्यान से सुने। देखिए ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग से इजीली याद रहता है। ये बैंक है, ठीक है, HDFC बैंक है, ये मैं हूं, इस बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, मैंने सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है HDFC बैंक में। अब देखिए इस बैंक में जो मेरा अकाउंट है मैं उसे बैंक बैलेंस कहती हूं और मैं कहती हूं कि ये मेरा एसेट है। तो मेरा एसेट है तो रूल क्या लगना चाहिए? डेबिट फॉर इंक्रीज, क्रेडिट फॉर डिक्रीज। दिस इज द रूल आई शुड फॉलो व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मेरे इस बैंक अकाउंट में, इस बैंक में एक अकाउंट है जिसमें 1 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख रुपए का बैलेंस है इस अकाउंट में, तो आप मुझे ये बताइए कि इस बैंक के लिए क्या वो एसेट है? नहीं, वो लायबिलिटी है। मेरे पैसे हैं, मैं जब चाहूं निकाल लाऊंगी, बैंक कुछ नहीं कर सकता। सो वट एवर मनी आई हैव सेव्ड इन माई अकाउंट और आई एम होल्डिंग इन माई अकाउंट इज एसेट फॉर मी, बट इट इज अ लायबिलिटी फॉर बैंक। सो लायबिलिटी का रूल क्या होता है बच्चों? जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है और घटती है तो डेबिट की जाती है। कहने का मतलब जो चीज मेरे लिए एसेट है वही चीज बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसलिए वो अपनी अकाउंटिंग कर रहा है। जब भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है वो कहता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ सो एंड सो। जब भी आपका अकाउंट का बैलेंस कम होता है तो बैंक से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना। एक बार बच्चे ने किया था कि मैम आपने तो गलत पढ़ाया, देखो यहाँ पे पैसे कटे तो मैसेज आ रहा है डेबिट और पैसे बढ़े तो कह रहा है क्रेडिट, आपने तो ये सिखाया था। अरे भैया सही सिखाया था, ये मेरे लिए एसेट है, यानी जब मैं अपने बैंक अकाउंट की रिकॉर्ड्स बनाऊंगी तो जहां भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा मैं डेबिट करूंगी, जब भी घटेगा मैं क्रेडिट करूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए एसेट है। लेकिन बच्चों वही चीज बैंक के लिए तो लायबिलिटी है, तो बैंक तो लायबिलिटी का रूल लगाएगा ना, अकाउंटिंग तो बैंक को भी आती है। वो बोलेगा कि जैसे ही तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा, मान लो 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो बैंक की तो लायबिलिटी बढ़ गई। पहले 1 लाख रुपए आपके पड़े थे, अब 2 लाख रुपए पड़े हैं। सो एज एंड व्हेन योर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज it will be credited by bank, as and when your bank balance will decrease it will be debited। इसीलिए मुझे ये पढ़ के समझ में आया कि भाई ये मेरी इनकम है, पैसे बढ़े हैं, बैंक ने क्रेडिट किए मतलब पैसे बढ़े, बैंक ने डेबिट किए मतलब पैसे घटे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बैंक चार्जेस में डेबिटेड वर्ड क्यों था और इंटरेस्ट में क्रेडिटेड वर्ड क्यों है। एक बार बच्चे चैट विंडो में ऑनलाइन मुझे कम्युनिकेट करें कि आपको समझ में आया या नहीं। क्या ये
फंडा समझ में आया कि जो चीज मेरे लिए एसेट है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए वो उल्टी अकाउंटिंग करता है। क्या लिखा है आपने चैट विंडो में? अंडरस्टूड, ग्रेट, ठीक है बच्चे। सो आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए मैम आपको कैसे समझ में आया इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनकम है, क्योंकि बैंक तभी क्रेडिट करता है हमारा अकाउंट जब बैलेंस बढ़ता है। ठीक है जी, ग्रेट। अब ये जो आपने आज जो कॉन्सेप्ट सीखा, एक चैप्टर है बीआरएस, उसमें बहुत काम आता है ये। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारा मे बी 2-3 more will carry for this lecture. 21st of May, goods of 800 given in charity. आपके गुड्स थे, यानी जिस चीज में आप डील कर रहे थे वो आपने चैरिटी में, दान में बांट दिए। सो कुछ भी चीज अगर हम चैरिटी करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है। सो चैरिटी तो डेबिट हो जाएगा, चैरिटी एक्सपेंस। देखिए अगर आप किसी को कैश पे करते तो आप चैरिटी टू कैश कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कैश नहीं दिया है किसी को दान में, आपने गुड्स दिए हैं। सो गुड्स दिए हैं तो क्रेडिट क्या चीज करें? जब बिजनेस में गुड्स आते हैं तो परचेज डेबिट होता है, और जाते हैं यानी जब हम सामान बेचते हैं तो सेल को क्रेडिट करते हैं। बट इन दिस सिचुएशन यू आर नॉट सेलिंग द गुड्स। सो एक सिंपल सा रूल याद रखें कि बेचने के अलावा अगर सामान कहीं चला जाए, यानी यू हैव नॉट सोल्ड बट स्टिल दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर बिजनेस, सो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, रिवर्सल। ठीक है, सो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा बीइंग एक्सपेंस, और क्योंकि आपके गुड्स कम हो गए परचेज क्रेडिट हो जाएगा बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी। ओके, आगे चलते हैं, बाद में बोल दो, अभी मैम क्लास में। ओके, सो नेक्स्ट 23rd में sold household furniture 8,000 for 6,000 and invested the proceeds in the business. बच्चों अगर आप इसमें चाहते हैं तो we can discuss it bit more, ये ज्यादा बेटर होगा। ये goods of 800 given in charity है तो आपने लिखा charity to purchase। अगर आपने अपने goods सैंपल के तौर पे बांट दिए प्रमोशन करने के लिए तो एंट्री हो जाएगी प्रमोशन टू परचेज। अगर आपके गुड्स जल गए तो लॉस बाय फायर टू परचेज। अगर चोरी हो गए तो लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। अगर कहीं से मंगा रहे थे रास्ते में खराब हो गए तो लॉस इन ट्रांजिट टू परचेज। कहने का मतलब डेबिट वो रीजन हो जाएगा जिसके कारण गुड्स चले गए, और क्रेडिट परचेजेस हो जाएंगी। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आपने एक घर का फर्नीचर बेचा, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 8,000 एंड इन्वेस्टेड 6,000, मतलब 6,000 में बेचा और वो जो पैसे आए आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि कोई घर का फर्नीचर आपने उठा के बेचा तो उसका तो हमें कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो घर का फर्नीचर कितने में भी बेचा मुझे क्या जा रहा है, वो 10,000 का 6 में बेचा या 12 का 6 में बेचा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, घर की नहीं। सो यहाँ पे बोला है कि घर पे एक फर्नीचर था 8,000 रुपए का जो हमने 6,000 में बेच दिया, फाइन, मैं क्या करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से फर्क पड़ता है एंड इन्वेस्टेड दिस प्रोसीड्स इन द बिजनेस। ये जो 6,000 रुपए मैंने बिजनेस में डाल दिए तो ये तो कैपिटल हो गई ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, सिंपल। खाली दिखने में टफ है ये ट्रांजैक्शन। कैश टू कैपिटल 6,000, दैट्स इट। 2,000 का लॉस हुआ, मुझे क्या करना है, घर पे हुआ ना, बिजनेस में थोड़ी हुआ, व्हाई आई विल रिकॉर्ड। सो यहाँ पे इतना ही मायने रखता है कि हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, दैट्स इट। विल सॉल्व इन 24th of March, देन हम वाइट में भी ओके 31st of May तक करते हैं। जून के ट्रांजैक्शंस नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे, ऐसा करते हैं। बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड, हाँ मई मंथ के कंप्लीट कर लेते हैं, जून के अगले में करेंगे, ठीक है। स्टिल हैव लिटिल टाइम, ओके। ये बच्चों रिपीट हो रहा है, अभी हमने किया था, मशीन खरीदी है और 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन दिया है तो मशीन टू कैश हो जाएगा, इंस्टॉलेशन को अलग नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। मशीनरी टू कैश
आप ये कॉस्ट ऐड कर दीजिए, 26,000 रुपए की मशीन पड़ेगी आपको। टिल इट इज पुट टू यूज ऑल एक्सपेंसेस विल बी एडेड। नेक्स्ट, डेप्री प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। आपने ये जो मशीन खरीदी इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है आपने, ठीक है। सो हमने पहले भी कोई मशीन खरीदी थी क्या? लेट मी चेक, डिड वी बाय सम? यस, हमारे पास एक और मशीन है। परचेज्ड अ मशीन वर्थ ₹10,000 एंड पेड 500 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। सो 10,500 की तो ये मशीन हो गई और 26,000 की ये मशीन हो गई। टोटल मशीन कितनी है हमारे पास? 26,000 और 10,500। सो दिस इज 36500। इसका 10% डेप्री लगाना है बच्चे। डेप्रिसिएशन बीइंग योर एक्सपेंस, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। सो डेप्रिसिएशन डेट क्या है बच्चों यहाँ पे? 30th। डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा और इस डेप्री के कारण आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, सो वो क्रेडिट हो जाएगी। 3650 विल बी द अमाउंट। रीजन बीइंग हमने पहले वाली मशीन भी जोड़ ली यहाँ पे, उसका 10% किया, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, एक और ट्रांजैक्शन। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। पेड 5,000 एज इनकम टैक्स। बच्चों इनकम टैक्स जो पे होता है वो ड्राइंग स्ट्रीट होता है, ऐसा क्यों? 31st May। Okay, paid income tax of 5,000। See, whenever income tax is paid, income tax owner की income पे होता है, owner की total income। It might be from business, it might be from house property, it might be from some other sources like interest income, maybe कोई lottery income हो सकती है, ठीक है। तो इनकम के कई सारे सोर्सेज होते हैं जिसपे टोटलिटी में टैक्स पे होता है। सो कहने का मतलब हमने इनकम टैक्स पे किया है जो ओनर की पर्सनल इनकम पे है, तो दैट इज ड्रॉइंग्स। इनकम टैक्स पेड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉइंग्स टू कैश 5,000। आप बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन बीइंग आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन ही पे करते हैं। सो ड्रॉइंग्स टू कैश ऑब्लिक बैंक कर दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। वी आर स्टिल हैविंग यू नो मे बी 14-15, नो मोर देन दैट। सो 31st May पे स्टॉप करते हैं। जून के ट्रांजैक्शंस बचे हैं वो अगली क्लास में खत्म हो जाएंगे। जर्नल का प्रैक्टिकल पार्ट विदाउट जीएसटी, जीएसटी अभी हमने नहीं पढ़ा, जीएसटी के बिना जो जर्नल है वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एंड विल ऑल्सो टेक सम मोर इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस इसके अलावा इस शीट में जो है। आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, शक है, शंका है तो बताएं। अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ठीक है बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।